एवरीवन। तो PYQ सीरीज जो पॉलिटी की अपनी चल रही है उसमें अभी तक अपन कर चुके हैं 2013 और 2014 के क्वेश्चंस। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बिना किसी देरी के 2015 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसने केंद्र विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। तो भाई ये 14वें वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये अभी कुछ काम का नहीं है वैसे तो, लेकिन एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदान उसे संबंधित सिफारिशें की हैं। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। 14वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में? YV रेड्डी के अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अवधि 5 वर्ष होती है। गठन राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग की सिफारिशें क्या क्या हैं भाई? केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया जाए। वर्तमान में FRBM एक्ट को डेप्ट सेलिंग एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन से रिप्लेस किया जाए। राजस्व घाटा 3%। 2016-17 तक राजस्व घाटा 0%। ये तो राजकोषीय घाटा था भाई, 3% 2016-17 में, तथा राजस्व घाटा 0% 2019-20 तक होना चाहिए। फिर उसके बाद GST लागू होने पर राजस्व हानि होने पर राज्यों को 100% क्षतिपूर्ति 3 वर्षों तक मिलेगी। ठीक है भाई। 14वें वित्त आयोग ने सेक्टर विशिष्ट अनुदिष्ट को सिफारिश नहीं की थी। 15वें वित्त आयोग में राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 26 की अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। 36 हिस्सेदारी UPSC ने 2023 में पूछा है। पैमाना और उनकी हिस्सेदारी देख लो भाई। जनसंख्या का 15%, क्षेत्रफल का 15, फिर वन और पारिस्थितिका का 10 और कार्य का अंतर 45 और कर और राजकोषीय प्रबंधन का 2.5, जनसांख्यिकी का 12.5 और कुल टोटल 100। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बात बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्निष्ठ उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 306 यानी 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना DPSP का मूल उद्देश्य है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। ठीक है, और यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ध्यान रहे, फिर भी कानून की संवैधानिक मान्यता के निर्धारण में न्यायालय इन्हें देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसी व्यवस्था दी है कि किसी विधि व संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि नीति निदेशक तत्व को प्रभावित करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। 25वां संवैधानिक संशोधन 1971 में DPSP 39 ख ग को लागू करते हुए ये संभव है। तो NCERT का स्रोत, NCERT 11th है, इसका स्रोत है भारत का संविधान, पेज नंबर 43 और 45 पर पढ़ लेना भाई इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। हो सकती है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के समान नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। 14 दिन के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के बिल्कुल लोकसभा में वापस कर देना चाहिए। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यह तय करने की अंतिम शक्ति की कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। ठीक है भाई। बजट के संबंध में राज्यसभा को अनुदान मांग पर
मतदान का अधिकार नहीं है, केवल लोकसभा को इस पर मतदान की सुविधा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है। बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है भाई, सही बात है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उनके संशोधन प्रस्ताव लोकसभा स्वीकार अस्वीकार कर सकती है। राष्ट्रपति हर वर्ष बजट के संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा तथा बिना राष्ट्रपति की सिफारिशों के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के कारण के निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। नोट: संसद में बजट प्रस्तुतिकरण चरण। राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अधिक संख्या वाली लोकसभा एक संयुक्त बैठक में विजयी रहती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद वास्तव में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, सही बात है, लेकिन राज्यसभा कुछ शक्तियों का प्रयोग करती है जो लोकसभा के लिए उपलब्ध नहीं है। वह राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में घोषित कर सकता है। आर्टिकल 249। राज्यसभा के पास कम से कम 2/3 उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 312। नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए लोकसभा को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जाता है, लोकसभा में नहीं। लोकसभा उपराष्ट्रपति को हटाने के ऐसे प्रस्ताव को या तो स्वीकार करती है अस्वीकार करती है, लेकिन वह इस तरह के प्रस्ताव को शुरू नहीं कर सकती है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं। संवैधानिक बिल के संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान अधिकार हैं। ये यूपीएससी 2013 में भी 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919। भाई हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो भाई न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण नहीं। केंद्र व प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता, बिल्कुल सही बात है। इसमें विषयों को बांटा था ना, आरक्षित और हस्तांतरित। देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्रथम बार उत्तरदायी शासन की स्थापना को ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य घोषित किया गया। प्रमुख प्रावधान: भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। केंद्रीय शासन में द्विसदनात्मक प्रणाली, केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद का प्रावधान। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को बांटा गया 2 भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित। आरक्षित विषय जिस पर गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद कानून बनाए। हस्तांतरित जिस पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बनाते हैं। नेक्स्ट है भारत में शासन के विषयों को पहली बार 2 भागों, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। स्पष्ट अधिकारिता दी गई। फिर अवशिष्ट विषय किसको? गवर्नर जनरल के पास रहे। महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया, ना कि सभी को। मद्रास प्रथम राज्य बना। इसके बारे में प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो भाई वो उस टाइम किसके द्वारा पारित किया जाता है? उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही इसका सही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में किसी विशेष धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। कब किया जा सकता है? यदि एक सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को दूसरे सदन अस्वीकृत कर दें या संशोधनों को मानने से इनकार कर दें। दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। और विधेयक पारित माना जाएगा यदि उसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत प्राप्त हो। आज तक ये 3 बार संयुक्त बैठक हुई है भाई। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 और बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? भाई
ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 2013, 14, अभी 2015 में आ गया। तो भाई योजना आयोग था, जिसकी जगह किसने ली है? नीति आयोग ने। पढ़ते हैं इसके बारे में। योजना आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग की जगह जनवरी 2015 को बॉटम से अप दृष्टिकोण पर आधारित थिंक टैंक नीति आयोग की स्थापना कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई है। नीति आयोग की संरचना, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गवर्नर काउंसिल, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा विधानमंडल तथा अन्य केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक, क्षेत्रीय परिषद। इन परिषदों का गठन एक या एक से अधिक राज्यों क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इसका संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है भाई। पूर्वकालिक ढांचा क्या था? अध्यक्ष तो पीएम था, उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा, पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा, अंशकालिक सदस्य भी होते थे, पदेन सदस्य पीएम द्वारा नामित 4 मंत्री होते थे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो होता था सीईओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं भाई, राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का नहीं भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है भाई? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को परामर्श या सहयोग प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रधानमंत्री तथा नाममात्र राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रावधान होता है। सिविल सेवा बोर्ड, नौकरशाही व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए सिविल सेवकों को बार बार तबादलों को समाप्त करने के लिए उनके हस्तांतरण और पोस्टिंग विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में केंद्र व राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड को स्थापित करने का निर्देश दिया था। संरचना, केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी और इसका अध्यक्ष होता है, वहीं राज्य में मुख्य सचिव मुखिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए दिए हैं? तो भाई 5वीं 6ठी अनुसूची है वो रिलेट करती है SC ST से, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ही हैं ये दोनों अनुसूचियाँ। पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुसूचित जनजातियों के हितों के रक्षण के लिए भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना इस सूची में शामिल हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा राज्यपाल के परामर्श से क्षेत्र की सीमा परिवर्तन, वृद्धि, कम कर सकता है। राज्यपाल के पास शक्ति है इन क्षेत्रों में किसी केंद्रीय व राज्य कानून को लागू ना करे। ठीक है भाई। 6th अनुसूची क्या बोलती है? 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, ताकि जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। 6वीं अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करती है। 10 स्वायत्त परिषद हैं असम में उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी एंगलोंग जिला, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स जिला, मिजोरम में चकमा, मारा, लाई जिला, त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 4 से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामित नहीं होंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। इन्हें कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ, जैसे कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ भू प्रबंधन, वन प्रबंधन, जल संसाधन, कृषि और खेती, ग्राम सभाओं का गठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तर पुलिसिंग, संपत्ति की विरासत और विवाह और तलाक। न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? जहाँ दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, अधिकतम सजा 5 साल से कम, और कराधान और राजस्व शक्तियाँ स्वायत्त जिला परिषदों के पास, और शुल्क और टोल। ठीक है, सारे टैक्स किस में आते हैं? स्वायत्त वाले में आते हैं। तो लगाने की शक्तियाँ, ये UPSC 2019 में भी 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है। बार बार ही आ रही हैं अनुसूचियाँ, तो पढ़नी है भाई। संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत की संसद के प्राधिकरण
के बिना कोई धन भारत के संचित निधि से निकाल नहीं सकता। बात बिल्कुल सही है ये। लोक लेखा से दिए किए जाने वाले सभी सावंतरणीय या डिसबर्समेंट के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही है, बाकी गलत है। बजट अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण इसका नाम है। बजट वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग DEA द्वारा तैयार किया जाता है, ना कि राजस्व विभाग द्वारा। बजट व्यय, आय तथा अन्य लेन देन के सरकारी दस्तावेज होता है और सरकार की राजकोषीय नीति का उपकरण है। कथन सेकंड सही है। क्यों? क्योंकि भारत के संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि आर्टिकल 266 यह एक ऐसी निधि है जिसमें सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। इसमें राजस्व, ऋण प्राप्तियां और ऋण पुनर्दायगी शामिल है। लोक लेखा समिति आर्टिकल 266 भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत, विभागीय जमा आदि लोक लेखा में शामिल होते हैं। संचित निधि के अलावा अन्य पैसा सरकार इसी से लेती है, इसलिए संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आकस्मिक निधि ये आर्टिकल 267 में आती है और संविधान संसद को आकस्मिक निधि गठन करने की अनुमति देता है। 1950 से शुरू हुई है। निधि का रखरखाव राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव रखते हैं। सरकार को किसी आकस्मिक व्यय के लिए इसे अग्रिम राशि दी जाती है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद का अभिरक्षक या कैस्टोडियन है? तो भाई संविधान का संरक्षक तो भाई कौन हो सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय रहेगा, हाईकोर्ट। भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 127 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के गठन सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिभावक या कैस्टोडियन है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का इसमें अधिकार होता है। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा करता है तथा संविधान के उपबंधों का पालन करवाता है। आर्टिकल 13 में आता है वही है। मूल ढांचे की अवधारणा के माध्यम से संसद के संविधान की संशोधन की शक्तियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य के विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो जाती है। ये तो सही नहीं है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। नहीं भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। विधान परिषद भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में विधान परिषदों का गठन व उन्मूलन का प्रावधान है। संसद एक राज्य के लिए विधान परिषद का गठन तथा विघटन कर सकती है और यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है: कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 तथा न्यूनतम 40 निश्चित है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित आर्टिकल 171। परिषद के सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के नगर पालिका, जिला बोर्डों व अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों वालों मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। शिक्षकों से मिलकर बने एक मतदाता द्वारा 1/12 चुने जाते हैं। पंजीकृत स्नातकों के द्वारा 1/12 चुने जाते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से मनोनीत किए जाते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है। सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं, ना कि राज्यपाल नाम निर्देशित करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है। कार्यकाल विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्य MLCs का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसमें अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें लिखा है? भाई ये तो मौलिक कर्तव्य है अपना। पढ़ते हैं इसके बारे में। मूल कर्तव्य आ गया ना। तो मूल कर्तव्य किसमें आते हैं भाई? आर्टिकल 51 K में। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे मूलतः,
लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यूएसएसआर के संविधान से इनको उधार लिया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य न्यायोचित नहीं है। मौलिक अधिकार विदेशियों पर भी लागू हो सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर तक ही सीमित हैं। वे कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में यदि कोई अदालत यह पाती है कि संबंधित कानून एक मौलिक कर्तव्य को प्रभावित करना चाहता है, तो वह इस तरह के कानून को उचित मान सकता है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या विरोध वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा रही है, इसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या निश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या है भाई? ये विकास में जन भागीदारी, बात सही है। राजनीतिक जवाबदेहिता, नहीं भाई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑफ कोर्स। वित्तीय संग्रहण, नहीं। ये थोड़ा थोड़ा करते हैं, वैसे करते तो हैं। 1-3 आएगा इसमें। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में नया भाग 9 243 से 243 तक का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायती राज संबंधी उपबंध हैं। अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। फिर पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास, जन भागीदारी बढ़ाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। राजनैतिक जवाबदेही सही कथन नहीं है, क्योंकि शासन के तृतीय स्तर की स्थापना से जवाबदेही नहीं बढ़ जाती है। वित्तीय संग्रहण भी पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है। हालांकि समय समय पर पंचायती राज स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण संबंधी मुद्दे उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? कल्याणकारी राज्य, नीति निदेशक तत्व, भाई हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। नीति निदेशक तत्व DPSP भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में DPSP का प्रावधान है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को साकार किया जा सके। संविधान के आर्टिकल 37 के अनुसार कानून बनाते समय DPSP को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों भाई संसदीय प्रणाली? तो क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भाई ऑफ कोर्स, कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, हर साल आ रहा है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। संसदीय व्यवस्था से तात्पर्य लोक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति भारतीय संदर्भ में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आर्टिकल 75 और 74 में लिखा हुआ है। यूपीएससी अक्सर राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली जैसे संवैधानिक सरकार 2 बार पूछा, संघीय सरकार, समानता, न्याय, स्वतंत्रता इत्यादि पर क्वेश्चन पूछती है, तो इनका ध्यान रखिए। ये हो गया अपना 2015 का पेपर। बाकी 2016 का देखते हैं कल। फटाफट इसको सुन लीजिए, लेकिन 2x की स्पीड पर देखा करें यार, इससे कम स्पीड पर तो मैं ही नहीं देख पाती, तुम मत देखा करो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।